अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अपर्णा अपने केस में काफ़ी उलझी हुई है। वह सक्सेना साहब से मिलना चाहती थी, पर वे हमेशा क्या है पब्लिक से घिरे हुए होते थे। वह क्या करती है, तब उनके जो वेटर हैं, वेटर से काफ़ी जान पहचान करती है, उसे बख्शिश देती है और इस प्रकार क्या है, इस सोर्स के द्वारा वह सक्सेना साहब से मिल पाती है। तो सक्सेना भी उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। पर मामला इतना ही बिगड़ चुका था, वहाँ पे सक्सेना साहब भी कहते हैं कि सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर केस के लिए रिटन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो अपर्णा के पास नहीं थे और खन्ना साहब के पास रिटन डॉक्यूमेंट थे। तब अपर्णा यह भी कहती है कि खन्ना साहब और सिन्हा साहब जो हैं ऑफिस में बहुत बदतमीज़ी से महिलाओं के साथ, महिला कर्मचारियों के साथ पेश आते हैं। तो वे तब सक्सेना कहते हैं, यदि तुम इसको प्रूफ कर सको तो इस केस में हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो तब अपर्णा जो है, उसी की जो सहकर्मचारी थी, जो उससे जूनियर थी, फरीदा नाम था उसका, तो उसके पास वह जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ मदद कर सको तो, क्योंकि फरीदा इसके पहले उसे यह कही थी अपर्णा से कि किस प्रकार खन्ना साहब उसके सामने कुछ गंदे शेर लिखकर पेश करते थे। उसके आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 76 खोलिएगा। शिकायत का प्रस्ताव सुन वह एकदम बिदक गई। जैसे ही वह कहती है हेल्प मांगती है, तो फरीदा सीधा एकदम ना कर देती। भाई उसको उसकी नौकरी का सवाल है, फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसी प्रकार अगर अपर्णा की तरह जूझती रहेगी तो क्या हो जाएगा, उसका लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। वह इस वाक़े को पब्लिकली नहीं कहना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि पब्लिक को पता चले कि किस प्रकार खन्ना साहब जो हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं। फिर वह तो ये शेर और शायरी बंद भी हो चुकी थी। ना बाबा, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती। सीधा कह देती है कि मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती। कितनी फजीहत होगी, मेरे अब्बा तो मुझे जान से मार डालेंगे। मेरे पिताजी को पता चलेगा तो क्या, पिताजी जान से ही मार डालेंगे। पर ऐसी बातों का पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं। अब अपर्णा कहती है ऐसी बातों का तो क्या है, लोगों तक पता होना चाहिए ना। तो वे सभी महिला कर्मचारी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, इसके बारे में क्या है, सभी को, पब्लिक को पता होना चाहिए। यह साहब आने वाली और लड़कियों को भी इसी तरह परेशान करेगा, क्योंकि वो क्या है, जो भी लड़कियां आएंगी सबको भी इसी प्रकार परेशान करेगा तो वे खुद निपटेंगी। मैं मोर्चा नहीं बनाना चाहती। केस आपके झूठे बिल का है, उसका इन सारी बातों से क्या रिश्ता। भाई केस आपका है, झूठे बिल का केस है, वहाँ पर मुझे क्यों फंसा रही है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। तो फरीदा जो है वह हमेशा मतलब कि एकदम से ना कर देती है। फरीदा ने तेवर बदलते देखा, अपर्णा चुप हो गई, तो फरीदा अपने तेवर बदल लेती है। सक्सेना जी से उसका मिलना तय था। सब कुछ सुनकर वे बोले, मैंने आपसे पहले, सक्सेना जी कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वह ना कर जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके करियर में कोई दाग लगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, व्यर्थ के नए प्रसंग उठाने से कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा वक्त मिल जाएगा। आज तो मैं वापस लौट रहा हूँ, अगली बार आऊँगा तो हम आपकी डिफेंस की रूपरेखा बना लेंगे, आपकी फाइल को भी अच्छी तरह देखूंगा। अपर्णा ने सोचा कि वह 10 मिनट में फ्री हो जाएगी, पर सक्सेना साहब ने 1.5 घंटा लगा दिया। 1.5 घंटा लगा दिया, फाइल पढ़ते गए। प्रीतम सिंह घनी दाढ़ी और भारी देह वाले सहृदय से दिखने वाले अधिकारी थे। उनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह तो एक दिन उनका एक फ़ोन आने से अपर्णा को यह जानकारी मिली कि वे गेस्ट हाउस में रुके हैं। वह वहाँ गई। अब क्या है, वे प्रीतम सिंह से मिलने के लिए गेस्ट हाउस पहुँच जाते हैं। जब सब बातें दफ्तर में हम सुन रहे हैं, यहाँ आने में कोई सेंस नहीं है मिस जोशी। तो अपर्णा का पूरा नाम अपर्णा जोशी है। तो यहाँ पे प्रीतम सिंह जी कहते हैं, आपके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, किसके बारे में सुन रहे हैं, तो आपको मेरी मतलब आकर मुझसे पर्सनली नहीं मिलना चाहिए था। सिंह साहब ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, नहीं सर, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।
अपर्णा ने पूरा प्रकरण उन्हें सुनाया, सब कुछ सुनाया, पूरा मैटर सुनाया। सिंह साहब ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, लेकिन इस बात का सेंस क्या निकलता है? यही कि अब आरोप बेबुनियाद है। मेरी बात पर यकीन किया जाए। टेलीफोन पर दी गई सूचना को हम कैसे आधार बना सकते हैं? जांच तो आपका विवेक पर ही हो रही है। तुम अपनी फाइल लाई हो? सिंह साहब के यकायक तुम संबोधन से अपर्णा उत्साहित हो गई। उसे जैसे लगा अंधेरे में कोई चिराग है। तो सिंह साहब पूछते हैं, क्या तुम अपना फाइल लेकर आई हो? दिखाओ अपना फाइल। जी सर। सिंह साहब फाइल पलटने लगे और उसके बाद क्या है, सिंह साहब जो क्या करते हैं, फाइल को पलटने लगते हैं, देखने लगते हैं। इस वक्त शाम ढल चुकी थी, फाइल देखते देखते शाम हो गई। अपर्णा सुबह से घर से निकली थी तो वो सुबह की निकली हुई थी, शाम हो गया। उसके पैरों में दिन भर की थकान थी, बहुत थक चुकी थी। भूख और प्यास से मुंह एकदम सूख रहा था, लेकिन वह एक बार फिर जबरन अपनी आवाज़ में जान भरकर सिंह साहब को एक एक कागज़ समझा रही थी। फिर भी वह कोशिश कर रही थी, समझा रही थी। हर एक पेज जो है फाइल का एक एक पन्ना निकालती और सिंह साहब को सबको समझा रही थी। उससे लग रहा था कि उसकी डूबती नाव को सिंह साहब बचा लेंगे। तो उसे लगता था कि सिंह साहब क्या है, उसकी बात को समझेंगे और जो फाइल में उसके नाम पर जो धब्बा लगा है उसे मिटा सकेंगे। चाय पियोगी? सिंह साहब ने पूछा। अपर्णा को और भी अच्छा लगा, मतलब इसमें क्या है, अपनापन लगा। अचानक सारी फीलिंग्स और फाइल पर दाढ़ी के ढेर से सफ़ेद बाल छितरा गए। सिंह साहब के लंबे लंबे दाढ़ी थे, वे फाइल पढ़ रहे थे। अपर्णा ने दहशत में खुले दरवाजे की ओर देखा, जिसे अब तक वह बहुत बड़ी सुरक्षा मान रही थी। दरवाजे पर मोटा पर्दा था, जिसे सिंह साहब बहुत बड़ी सुरक्षा मान चुके थे। फाइल इतनी पेचीदा थी, अब सिंह साहब जो है उस फाइल को पढ़ते हैं। फाइल काफ़ी पेचीदा थी कि एक बार नहीं कई बार देखी गई। सिंह साहब बार बार फाइल को पलटते हैं, पलट पलट कर देखते हैं। कभी सिंह साहब देखते, कभी सक्सेना साहब देखते। जांच की सुनवाई खींचती चली जा रही थी। अपर्णा फाइल ढोते ढोते बेजान हो चली थी। सारा शरीर सफ़ेद पड़ता जा रहा था। रोज आती थी, इस प्रकार की है वह थक जाती थी और वह दुबली होती जा रही थी, पीली पड़ती जा रही थी। रक्तहीन चेहरे पर न पहले सा नूर था, अब न उसके चेहरे पर क्या है, वह पहली जैसी नूर थी, सुंदरता थी, ना नरमी। वह एक ऐसे कुचक्र में पड़ गई कि फाइल दिखाने से ना तो वह मना कर सकती थी, ना विद्रोह। तो जब भी उससे फाइल मांगा जाता था तो वह फाइल दिखाती थी। तो क्या है, वह एकदम से कुचक्र में पड़ गई थी, ठीक है, मतलब फंस गई थी और ऐसे दलदल में फंसी कि वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। कई बार उसने सोचा वह सीधे वित्त मंत्री को पत्र लिखे, पर वह जानती थी कि पत्र का नतीजा यही होगा कि एक जांच और बैठा दी जाएगी। अगर पत्र भी लिखेगी तो क्या होगा, फिर से जांच बिठा दी जाएगी और कोई फैसला तो होने वाला है नहीं। उसकी फाइल और भी पेचीदा होती जाएगी और अगर वित्त मंत्री को फाइल भेजती है तो उसका फाइल और पेचीदा हो जाएगा और इंक्वायरी होगा, फिर से पेपर्स और नए डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और दर्जनों अधिकारियों के हाथों से गुजरेगी। फिर से ये फाइल जो है बहुत सारे दर्जनों कर्मचारी के हाथ से गुजरती रहेगी और फैसला में क्या है और लेट हो जाएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो पोर्शन है वो मैं आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।